भारत जैसे विशाल देश में जहां घने जंगल फैले हुए हैं और संचार व्यवस्था बेहद खराब है और जहां जनसंख्या लगातार भुखमरी की कगार पर रहती है, वहां अपराध के रास्ते पर चलने के प्रलोभन को समझना आसान है और साथ ही ये भी समझना आसान है कि सरकार के लिए अपराधियों को पकड़ना कितना कठिन होता है। हर देश की तरह भारत में भी सामान्य अपराधी होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ पूरी की पूरी जनजातियां भी हैं जिन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है। इन जनजातियों को सरकार द्वारा अलग अलग बस्तियों में बसाया गया है और उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के प्रकार के अनुसार उन पर कम या ज्यादा निगरानी रखी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के एक हिस्से के दौरान जब मैं लाभदायक कार्यों में लगा हुआ था, तो मैंने इनमें से एक अपराधी बस्ती का कई बार दौरा किया। वहां के निवासी बहुत सख्त निगरानी में नहीं रखे जाते थे और मुझे उनके साथ और वहां के सरकारी प्रतिनिधि के साथ कई दिलचस्प बातचीत करने का अवसर मिला। इस जनजाति को अपराध से दूर करने के प्रयास में सरकार ने उन्हें मेरठ जिले में यमुना नदी के बाएं किनारे पर एक विशाल उपजाऊ जमीन का टुकड़ा बिना किसी किराए के दे दिया था। ये उपजाऊ जमीन गन्ना, गेहूं, सरसों और अन्य अनाजों की भरपूर फसल देती थी। फिर भी अपराध जारी रहे। इसका कारण वहां तैनात सरकारी प्रतिनिधि ने लड़कियों को बताया। उसका कहना था कि वह केवल उन्हीं पुरुषों से शादी करती थीं जो सफल अपराधी होते थे। ये जनजाति चोरी में माहिर थी और बस्ती में कुछ बूढ़े लोग ऐसे थे जो युवाओं को मुनाफा बांटने के समझौते के तहत ट्रेनिंग देते थे। पुरुषों को तय समय के लिए अस्थायी अनुमति पर बस्ती से बाहर जाने की इजाजत थी, लेकिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जनजाति के बुजुर्ग 3 नियमों को सख्ती से लागू करते थे। पहला, हर चोरी अकेले की जानी चाहिए। दूसरा, चोरी की जगह बस्ती से जितना दूर हो सके उतनी दूर होनी चाहिए। और तीसरा, चोरी करते समय किसी भी हाल में हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक युवा का आमतौर पर अपनाया गया तरीका ये होता था कि वह कलकत्ता, बंबई या किसी अन्य दूर दराज के बड़े शहर में किसी अमीर आदमी के यहाँ नौकर बनकर काम करता और मौका मिलते ही वह अपने मालिक के घर से सोना, गहने या कीमती रत्न जिसे आसानी से छिपाया जा सकता था, उसे चुरा लेता। एक बार जब मैं एक खेत से काले तीतरों को भगाने के काम के लिए कुछ युवकों को पैसे दे रहा था, तो वहां मौजूद सरकारी प्रतिनिधि ने मुझे बताया कि जिस युवक को मैंने अभी अभी 8 आने मजदूरी और 2 आने बोनस दिए हैं, वह 1 साल बाद हाल ही में बस्ती लौटा था और साथ में 30,000 रुपए का एक हीरा भी लाया था। जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा उस हीरे का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन किया गया और फिर उसे छिपा दिया गया। उस युवक को बस्ती की सबसे लोकप्रिय लड़की ने अगले शादी के मौसम में विवाह का वादा किया था। वहीं पास में खड़ा एक और युवक, जिसने तीतर भगाने में हिस्सा नहीं लिया था, उसने लड़की को प्रलोभित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। वह कलकत्ता से चुराई गई एक नई मोटर कार को एक बेहद खराब बैलगाड़ी वाले रास्ते से बस्ती तक चलाकर लाया ताकि लड़की को प्रभावित कर सके। इस योजना को पूरा करने के लिए उसे पहले गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग के पैसे भी देने पड़े थे। अपराधी जनजातियों के कुछ सदस्य जो सख्त निगरानी में नहीं होते, लोगों के घरों में रात को चौकीदार के रूप में काम करते थे। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं जहां केवल इतना ही पर्याप्त होता था कि चौकीदार सिर्फ अपने जूते उस घर के दरवाजे पर रखते और ये घर चोरी से सुरक्षित माना जाता था। इन चौकीदारों को जो मजदूरी दी जाती थी वह 3 से 5 रुपए प्रति महीने के बीच होती थी, वह भी उनके अपराधी दर्जे के अनुसार। और यह पैसा बहुत आसान तरीके से कमाया जाता था। चौकीदार को बस रात को अपने जूते दरवाजे पर रखने होते और सुबह उन्हें वापस ले जाना होता। यूनाइटेड प्रोविंसेस की अपराधी जनजातियों में से एक जाति को हिंसात्मक अपराधों की ओर विशेष झुकाव होने के कारण सख्त नियंत्रण में रखा जाता था। प्रसिद्ध डकैत सुल्ताना, जिसने 3 वर्षों तक अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर रखा था, वो इसी जनजाति से संबंधित था। ये कहानी उसी सुल्ताना के बारे में है। जब मैंने पहली बार सुल्ताना के बारे में सुना, तब नया गांव तेराई और भाबर का एक मशहूर गांव था। ये वही क्षेत्र है जो हिमालय की तलहटी के साथ फैला हुआ है। यहाँ की उपजाऊ जमीन, जो कभी घने जंगलों का हिस्सा थी, पूरी तरह से खेती के लिए तैयार की गई थी।
100 से भी अधिक किसान यहाँ बसते थे और वे समृद्ध, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते थे। इन मेहनती लोगों को सर हेनरी रामसे, जिन्हें कुमाऊं का राजा कहा जाता था, हिमालय से नीचे इस क्षेत्र में बसाकर लाए थे। और एक पूरी पीढ़ी तक इन लोगों ने अपनी ताकत, परिश्रम और संस्कृति को बरकरार रखा और अत्यंत फलते फूलते रहे। उस समय मलेरिया को भाबर बुखार के नाम से जाना जाता था, और जो कुछ गिने चुने डॉक्टर इस छोटे क्षेत्र में लोगों की सेहत की जिम्मेदारी उठाए हुए थे, उनके पास ना तो क्षमता थी और ना ही संसाधन कि वे हिमालय की तलहटी में फैली इस महामारी से निपट सकें। नया गांव, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था, भाबर क्षेत्र के उन पहले गांवों में से एक था जिसे इस बीमारी ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। खेत दर खेत उजड़ते चले गए, क्योंकि जमींदार और किसान एक एक करके मरते गए। अंत में कुछ ही मजबूत किसान जीवित रह गए, और जब उन्हें हमारे गांव में जमीन दे दी गई, तो नया गांव फिर से जंगल में बदल गया। कई वर्षों बाद सिर्फ एक बार दोबारा इस जमीन को जोतने की कोशिश की गई। इस बार ये प्रयास एक साहसी पंजाबी डॉक्टर ने किया, लेकिन पहले जब उसकी बेटी, फिर उसकी पत्नी और अंत में वह स्वयं मलेरिया का शिकार हो गया, तो नया गांव दूसरी बार फिर से जंगल बन गया। उस जमीन पर जिसे बड़ी मेहनत से साफ किया गया था, और जहां पहले गन्ना, गेहूं, सरसों और धान की भरपूर फसलें उगाई जाती थी, अब वहां घनी हरी भरी घास उगाई थी। इस मृत चारे से आकर्षित होकर हमारे गांव की गाय भैंसें, जो 3 मील दूर था, रोजाना नया गांव के इन वीरान खेतों में चरने आने लगी। जब मवेशी लंबे समय तक ऐसे खुले मैदानों में चरते हैं जो जंगल से घिरे होते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से मांसाहारी जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए मुझे उस साल कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब नैनीताल के हमारे घर से कालादूंगी के हमारे घर तक लौटते समय यह सुनने को मिला कि एक तेंदुआ उस चारागाह से लगे जंगल में अपना ठिकाना बना चुका था, और वह हमारे मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि उस घास के मैदान में कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर मैं किसी मरे हुए जानवर के पास तेंदुए का इंतजार कर सकूं, इसलिए मैंने तय किया कि मैं तेंदुए को या तो सुबह सुबह तब मारूंगा जब वह दिन भर के लिए किसी घने आवारण की ओर जा रहा होगा, या फिर शाम को जब वह अपने शिकार के पास लौट रहा होगा, या नया शिकार करने निकल रहा होगा। इन दोनों योजनाओं को सफल बनाने के लिए यह जानना जरूरी था कि तेंदुए ने आसपास के जंगल के किस हिस्से को अपना ठिकाना बनाया था। इसलिए एक सुबह मैं और रॉबिन ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। नया गांव, हालांकि ये जमीन कई वर्षों से बेकार पड़ी है, फिर भी आज तक ये अपने पुराने नाम से जानी जाती है। इसके उत्तर में कांडी सड़क है और पूर्व में पुरानी ट्रंक रोड है, जो रेलगाड़ियों के आने से पहले संयुक्त प्रांतों की तराई को कुमाऊं के भीतरी इलाकों से जोड़ती थी। दक्षिण और पश्चिम दिशा में नया गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। आजकल ना तो कांडी सड़क और ना ही ट्रंक रोड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने दक्षिण और पश्चिम के कठिन इलाकों में जाने से पहले इन दोनों सड़कों पर तलाश शुरू करने का फैसला किया। इन दोनों सड़कों के संगम पर, जहां कभी डकैतों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड तैनात किया जाता था, वहां मुझे और रॉबिन को एक मादा तेंदुए के पगचिन्ह मिले। ये तेंदुआ हमारे लिए नया नहीं था। वह कई वर्षों से हमारे गांव के निचले छोर पर फैले लैंटना की झाड़ियों में रहती थी। उसने कभी हमारे मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, और इसके उलट उसने हमारे खेतों को सुअर और बंदरों से बचा रखा था। इसलिए हमने उसके पैरों के निशानों की अनदेखी की और ट्रंक रोड पर ग्रुप्पू की दिशा में आगे बढ़ते रहे। पिछली शाम से सड़क पर कोई आवाजावी नहीं हुई थी, इसलिए जिस किसी भी जानवर ने सड़क पार की या उस पर चला, उनके पैरों के निशान धूल में साफ साफ दर्ज थे। मेरी बंदूक देखकर रॉबिन, जो एक समझदार और मेरा प्यारा डॉग था, समझ गया कि आज हम पक्षियों की तलाश में नहीं थे। इसलिए उसने उन मोरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बीच बीच में सड़क पार कर रहे थे, ना ही उन जंगली मुर्गों की तरफ जो सड़क के किनारे सूखी पत्तियों को कुरेद रहे थे। उसका पूरा ध्यान एक बागिन और उसके 2 हाफ ग्रोन शावकों के पगचिनों पर था, जो हमसे लगभग 1 घंटे पहले इसी रास्ते से नीचे गए थे। कुछ स्थानों पर ये चौड़ी सड़क छोटी छोटी घास से ढकी हुई थी। इस ओस से भीगी घास पर शावक लोटते पोटते थे, और रॉबिन अपनी नाक में बाग की उस मीठी मगर डरावनी गंध को भरता रहा, पूरे मन से, पूरी तृप्ति के साथ।
वह बागिन और उसके शावक लगभग 1 मील तक सड़क पर चलते रहे, फिर पूरब की ओर एक पगडंडी पर मुड़ गए। सड़कों के संगम से 3 मील दूर और गुरुप्पू से 2 मील ऊपर नया गांव की दिशा से आने वाली एक प्रमुख पगडंडी सड़क को तिरछे ढंग से काटती है। इसी पगडंडी पर हमें एक बड़े नर तेंदुए के ताजा पगमार्क्स दिखाई दिए। हमें वही मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। ये तेंदुआ घास के मैदान से आया था और सड़क पार कर गया था। ये एक पूरी तरह से एक अडल्ट गाय को मार सकने में सक्षम था, और इस क्षेत्र में ऐसे दो बड़े नर तेंदुए होने की संभावना बेहद कम थी। रॉबिन इन पगमार्क्स का पीछा करने को बहुत उत्सुक था, लेकिन वह घना झाड़ीनुमा जंगल जिसकी ओर तेंदुआ गया था, वही जंगल जिसमें कुछ साल पहले कुंवर सिंह और हर सिंह ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, किसी तेंदुए जैसे तेज नजर और तेज कान वाले जानवर का पीछा करने के लिए उपयुक्त नहीं था। साथ ही मेरे पास तेंदुए से आमना सामना करने की एक और बेहतर और सरल योजना थी। इसलिए हम वापस मुड़े और अपने घर की ओर नाश्ते के लिए चल दिए। दोपहर के भोजन के बाद मैं और रॉबिन, इस बार मैगी के साथ, गुरुप्पू रोड पर उसी रास्ते को फिर से तय करने लगे। पिछली शाम तेंदुए ने हमारे किसी मवेशी को नहीं मारा था, लेकिन हो सकता था कि उसने चीतल या सुअर को मारा हो, जो उन्हीं घास के मैदानों में मवेशियों के साथ भोजन करते थे। और भले ही उसके पास लौटने के लिए कोई शिकार ना हो, यह संभावना जरूर थी कि वह अपने नियमित शिकार क्षेत्र में लौटेगा। इसलिए मैगी और मैं, हमारे बीच में लेटा हुआ रॉबिन, एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गए, सड़क के किनारे, उस पगडंडी से 100 गज की दूरी पर जिस पर से तेंदुआ सुबह गया था। हमें वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और हम पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सुन रहे थे। तभी एक मोर अपने पूरे पंख फैलाए शाही अंदाज में सड़क पार करता हुआ पगडंडी की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद 10 या 12 चीतल उस घने जंगल की दिशा में, जहां हमें उम्मीद थी कि तेंदुआ दिन भर के लिए छिपा हुआ होगा, जंगल के बाकी जीवों को तेंदुए की उपस्थिति की चेतावनी देने लगे। इसके लगभग 10 मिनट बाद और कुछ हमारे थोड़ा और करीब, एक अकेला चीतल फिर से अलार्म कॉल देने लगा। तेंदुआ अब चल पड़ा था और हमारी दिशा में बढ़ रहा था। क्योंकि वह खुद को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए संभव था कि वह किसी शिकार की ओर जा रहा था। रॉबिन, जो अब तक बिना हिले डुले अपने आगे फैले पंजों पर ठुड्डी टिकाए लेटा हुआ था, हमारे साथ साथ जंगल की चेतावनियों को ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं धीरे धीरे अपनी टांग को ऊपर खींचकर उस पर बंदूक टिकाने लगा था, उसका शरीर, जो मेरी बाई टांग से लगा हुआ था, कांपने लगा। वह चिट्टीदार शिकारी, जिससे रॉबिन जंगल के किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा डरता था, अब किसी भी क्षण झाड़ियों से अपना सिर बाहर निकाल सकता था। वह पहले सड़क के दोनों ओर देखता, फिर हमारी ओर बढ़ता, चाहे वह तेंदुआ वहीं ढेर हो जाए या फिर जख्मी होकर भाड़े और तड़पता रहे। रॉबिन पूरी तरह शांत और स्थिर रहता, क्योंकि वह शिकार के खेल का हिस्सा था, एक ऐसा खेल जिसकी हर चाल उसे बखूबी मालूम थी, और जो जितना डरावना था उतना ही सम्मोहक भी। जंगल की उस पगडंडी पर कुछ दूर जाने के बाद मोर एक बेर के पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और पक कर तैयार फल खाने में व्यस्त हो गया। अचानक वह एक तीखी चीख के साथ हवा में उछला और पास ही एक सूखे पेड़ की टहनी पर जा बैठा। अब बस कुछ ही मिनट बचे थे, ज्यादा से ज्यादा 5, क्योंकि तेंदुआ सड़क के पास बहुत सावधानी से आता। और तभी मेरी आंख के कोने से मैंने सड़क के दूर छोर पर एक हलचल देखी। कोई व्यक्ति दौड़ रहा था और हर कुछ कदम पर बिना अपनी गति कम किए वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इस समय जब सूरज लगभग डूबने वाला था, उस सुनसान सड़क पर किसी इंसान को देखना ही असामान्य था, और किसी को अकेले देखना तो और भी अधिक। उसका हर एक दौड़ता हुआ कदम हमारी तेंदुए के शिकार की संभावना को और कम कर रहा था। लेकिन अब शिकार की आशा करना व्यर्थ था, क्योंकि दौड़ता हुआ वह आदमी साफ तौर पर बहुत परेशानी में था और शायद मदद की जरूरत में। मैंने उसे तब पहचान लिया जब वह मुझसे कुछ दूरी पर था। वह हमारे गांव से लगे एक गांव का निवासी था, जो सर्दियों के महीनों में गुरुप्पू से 3 मील पूरब की एक पशु चराई चौकी पर चरवाहे का काम करता था। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, वह एकदम चौंक पड़ा, लेकिन जब उसने मुझे पहचाना तो हमारी ओर बढ़ा
और बहुत घबराई हुई आवाज में बोला, भागो साहब, अपनी जान बचाओ, सुल्ताना के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। वह बुरी तरह थका हुआ था और गहरे तनाव में दिख रहा था। मैंने उसे बैठकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने अपनी टांग घुमाई और बोला, देखिए साहब, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे तो जरूर मार देंगे, और आपको भी, अगर आप नहीं भागे। उसने जो टांग हमें दिखाई वह घुटने के पीछे से एड़ी तक गहरी कटी हुई थी, एक भयानक जख्म जिसमें से धूल से सने खून की धार बह रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर वह बैठना नहीं चाहता तो कम से कम अब उसे और भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं झाड़ियों से बाहर आ गया ताकि सड़क का पूरा दृश्य देख सकूं, जबकि वह व्यक्ति लंगड़ाता हुआ अपने गांव की ओर चला गया। ना तो तेंदुआ दिखा और ना ही सुल्ताना के लोग। और जब अंधेरा इतना घिर गया कि सटीक निशाना लगाना संभव नहीं रहा, तो मैं और मैगी हमारे पीछे गुस्से और झुंझलाहट से भरे रॉबिन के साथ काला दूंगी स्थित अपने घर लौट आए। अगली सुबह मुझे उस आदमी की पूरी कहानी पता चली। वह गुरुप्पू और मवेशी चौकी के बीच अपनी भैंसें चरा रहा था जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी। उसी सुबह उसके गांव के मुखिया का भतीजा एक चीतल का शिकार करने के इरादे से मवेशी चौकी पर आया था। वह आदमी एक पेड़ की छांव में बैठा ये सोच रहा था कि गोली असरदार रही होगी या नहीं, और अगर रही होगी तो क्या उस चीतल का कुछ हिस्सा शाम के खाने के लिए चौकी पर छोड़ा जाएगा या नहीं। तभी उसने पीछे झाड़ियों में सरसराहट सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो 5 आदमी उसके ऊपर खड़े थे। उन्होंने उसे उठने को कहा और आदेश दिया कि वह उन्हें उस जगह ले जाए जहां से गोली चली थी। जब उसने कहा कि वह सो रहा था और गोली की आवाज नहीं सुनी, तो उसे मवेशी चौकी की ओर रास्ता दिखाने को कहा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि शिकारी शायद वहीं गया होगा। उस टोली के पास कोई बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनका जो नेता दिख रहा था उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। उसने धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की या कोई चेतावनी दी तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगा। जैसे जैसे वे लोग जंगल के रास्ते बढ़ते गए, तलवार वाले आदमी ने उस चरवाहे को बताया कि वह सुल्ताना के गिरोह के लोग थे और सुल्ताना पास के जंगल में डेरा डाले हुए था। जब उसने गोली की आवाज सुनी तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि बंदूक लेकर आओ। इसलिए अगर मवेशी चौकी पर उन्हें किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा तो वे उसे जला देंगे और अपने गाइड यानी उस चरवाहे को मार डालेंगे। ये धमकी मेरे उस जानकार के लिए एक बड़ी दुविधा बन गई थी। मवेशी चौकी पर जो लोग थे वे बहुत सख्त मिजाज के थे, और अगर उन्होंने विरोध किया तो वह निसंदेह मारा जाता। दूसरी ओर अगर उन्होंने विरोध नहीं किया होता तब भी सुल्ताना के आदमियों को वहां ले जाना, ये अपराध उसके गांव में कभी माफ नहीं किया जाता, न भूला जाता। जब ये डरावने विचार उस चरवाहे के मन में दौड़ रहे थे, तभी एक नर चीतल हिरन जंगली कुत्तों के एक झुंड द्वारा पीछा किए जाने पर जंगल से भागता हुआ उनकी पगडंडी के पास से कुछ ही गज की दूरी पर गुजरा। ये देख उसके साथ चल रहे सुल्ताना के आदमी रुक गए और उस शिकार का तमाशा देखने लगे। उसी क्षण का फायदा उठाकर चरवाहा पगडंडी के किनारे ऊंची घास में कूद पड़ा। उस तलवारधारी ने उसे काटने की कोशिश की, जिससे उसकी टांग पर गंभीर घाव हो गया, लेकिन इसके बावजूद वह अपने पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने में सफल रहा और किसी तरह पुरानी ट्रंक रोड तक पहुंच गया, जहां कुछ ही देर बाद वह हमारी खात वाली जगह पर आ गया, जहां हम तेंदुए का इंतजार कर रहे थे। सुल्ताना भांटू जनजाति का सदस्य था। किसी जनजाति को अपराधी घोषित कर देना और उन्हें नजीबाबाद के किले की चार दीवारी में बंद कर देना सही था या गलत, इस विषय में मेरी कोई राय नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि सुल्ताना अपनी युवा पत्नी और नवजात पुत्र के साथ सैकड़ों अन्य भांटुओं के बीच उस समय नजीबाबाद के किले में सैल्वेशन आर्मी की निगरानी में बंद था। इस कैद से तंग आकर एक रात सुल्ताना ने किले की दीवारें फांद ली और भाग निकला, जैसा कोई भी युवा जोशीला आदमी करता। ये घटना मेरी कहानी की शुरुआत से ठीक 1 साल पहले घटी थी, और उस 1 साल के भीतर ही सुल्ताना ने अपने जैसे 100 और साथियों को इकट्ठा कर लिया था, जो सभी बंदूकों के साथ थे। ये प्रभावशाली गिरोह, जिसने खुलकर लूट को अपना उद्देश्य घोषित किया था, तराई और भाबर के जंगलों में घूम घूम कर जीवन जी रहा था। उनकी गतिविधियां पूरब में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक फैली हुई थी, और समय समय पर वह पंजाब के सीमावर्ती
इलाके में भी छापेमारी करते थे। सरकारी दफ्तरों में सुल्ताना और उसके डकैतों के गिरोह की गतिविधियों पर कई मोटी मोटी फाइलें रखी हैं। मुझे इन फाइलों तक कोई पहुंच नहीं मिली थी, और मेरी ये कहानी केवल उन्हीं घटनाओं से संबंधित है जिसमें मैंने स्वयं भाग लिया था या जो मेरी निजी जानकारी में आई थी। यदि मेरी कहानी किसी भी पॉइंट पर सरकारी रिपोर्टों से विपरीत प्रतीत होती है, तो मैं केवल खेद ही व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी कहानी का एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा। मुझे पहली बार सुल्ताना के बारे में तब जानकारी मिली जब वे ग्रुप्पो के जंगलों में डेरा जमाए हुए था। ये जंगल हमारे कालादुंगी निवास से कुछ मील की दूरी पर थे। उस समय पर्सी विंडेम कुमाऊं के कमिश्नर थे, और क्योंकि तराई और भाबर के वे वन क्षेत्र जहां सुल्ताना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी विंडेम के प्रशासनिक क्षेत्र में आते थे, उन्होंने सरकार से फ्रेडी यंग की सेवाएं मांगी, जो एक जोशीले और सक्षम पुलिस अधिकारी थे और जिनका यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य है, में कुछ वर्षों का कार्य अनुभव था। सरकार ने विंडेम का अनुरोध स्वीकार कर लिया और 300 चुने हुए सिपाहियों की एक विशेष डकैत विरोधी पुलिस बल बनाने की अनुमति दे दी। इस विशेष बल की संपूर्ण कमान फ्रेडी यंग को सौंपी गई और उन्हें अपने सिपाहियों के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। फ्रेडी ने आसपास के जिलों से सबसे बेहतरीन जवानों को चुनकर अपनी टुकड़ी तैयार की, जिससे वे काफी अलोकप्रिय भी हो गए, क्योंकि सुल्ताना को पकड़ना एक प्रतिष्ठा की बात थी और स्थानीय अधिकारी ये नहीं चाहते थे कि उनके सक्षम जवान उन्हें छोड़कर फ्रेडी की टुकड़ी में चले जाएं। जब फ्रेडी अपनी विशेष टुकड़ी को तैयार कर रहा था, उस समय सुल्ताना तराई और भाबर के छोटे कस्बों पर धावे बोलकर अपनी रणनीतियों को आजमा रहा था। फ्रेडी का पहला प्रयास सुल्ताना को पकड़ने का रामनगर के पश्चिमी जंगलों में किया गया। वन विभाग वहां पर वनों की कटाई करवा रहा था और इस काम में बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए थे। मजदूरों की देखरेख करने वाले एक ठेकेदार को इस बात के लिए मना लिया गया कि वह सुल्ताना, जो आसपास के इलाके में डेरा डाले बैठा था, को एक नृत्य समारोह और भोज के लिए आमंत्रित करे। सुल्ताना और उसके साथी खुशी खुशी निमंत्रण को स्वीकार करके वहां पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अपने मेजबान से यह अनुरोध किया कि कार्यक्रम का क्रम थोड़ा बदल दिया जाए, पहले भोजन किया जाए और फिर नृत्य। सुल्ताना ने तर्क दिया कि उसके लोग पेट भरकर नाच ज्यादा आनंद से देखेंगे या कि खाली पेट के। यहाँ पर कहानी में थोड़ी देर के लिए रुक कर उन पाठकों के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है जो पूर्वी भारत से परिचित नहीं है कि नृत्य समारोह, जिसे यहाँ नौटंकी या नाच कहा जाता है, में मेहमान खुद नाचते नहीं, बल्कि ये कार्य पेशेवर नर्तकियों और उनके पुरुष गायकों द्वारा किया जाता है। दोनों पक्षों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, और जैसा कि पूर्व में भी होता है और पश्चिम में भी, पैसे से सूचनाएं खरीदी जा सकती हैं। इसलिए इस संघर्ष की शुरुआत दोनों तरफ से एक सीक्रेट सर्विस खड़ा करने से हुई। इस मोर्चे पर सुल्ताना को बढ़त मिली। कारण ये था कि फ्रेडी तो केवल सेवाओं के बदले इनाम दे सकता था, लेकिन सुल्ताना इनाम के साथ साथ सजा भी दे सकता था उन लोगों को जिन्होंने सूचना छुपाई हो या पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी हो। और जब एक बार सुल्ताना की सजा देने की शैली इलाके में प्रसिद्ध हो गई, तो कोई भी व्यक्ति उसके क्रोध का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हुआ। नजीबाबाद किले में लंबे समय तक कैद रहने के दौरान सुल्ताना ने असली गरीबी का स्वाद चखा था, और यही कारण था कि उसके दिल में गरीबों के लिए हमेशा एक नरम कोना था। उसके बारे में कहा जाता था कि अपने पूरे डाकू जीवन में उसने कभी किसी गरीब से एक पाई तक नहीं छीनी, कभी किसी जरूरतमंद की दुआ को ठुकराया नहीं, और जब भी किसी छोटे दुकानदार से कुछ खरीदा तो मांगी गई कीमत से दुगना भुगतान किया। इसलिए ये कोई अचरज की बात नहीं कि उसके पास सूचना देने वालों की एक बड़ी फौज थी, और उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि उसे जो नाच और भोज का निमंत्रण मिला था वह फ्रेडी की चाल थी। उधर बड़ी रात की तैयारियां जोरों पर थीं। ठेकेदार, जिसे एक अमीर आदमी माना जाता था, उसने रामनगर और काशीपुर से अपने कई दोस्तों को न्योता भेजा। सबसे बेहतरीन नर्तकियों और उनके संगीत दलों को बुलाया गया, और खाने पीने की ढेरों सामग्री, विशेष रूप से डाकुओं के लिए शराब, बैलगाड़ियों से शिविर तक पहुंचाई गई। तय समय पर, जिस रात को सुल्ताना को पकड़ने का सपना देखा गया था, ठेकेदार के मेहमान जमा हुए और भोज शुरू हुआ। यह संभव था कि ठेकेदार के कुछ दोस्तों को पता ना हो कि उनके साथ के मेहमान कौन थे, क्योंकि इस तरह के आयोजनों में
विभिन्न जातियों के लोग अलग अलग समूह में बैठते थे, और वहां केवल अंगीठियों और चंद लालटेनों की टिमटिमाती रोशनी ही थी। सुल्ताना और उसके लोग समझदारी से खाए और पिए, और जब भोज अपने अंत की ओर बढ़ा तो सुल्ताना ने ठेकेदार को अलग से जाकर धन्यवाद दिया और कहा कि क्योंकि उन्हें एक लंबी यात्रा करनी थी, इसलिए वे नृत्य देखने के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन जाने से पहले उसने विनम्र आग्रह किया, और सुल्ताना का आग्रह कभी टाला नहीं जाता था, कि उत्सव पूर्व नियोजित ढंग से चलता रहे। नौटंकी का मुख्य यंत्र होता है ढोलक, और ढोल की आवाज फ्रेडी के लिए संकेत थी कि वह अपनी छिपी हुई टुकड़ी को लेकर आगे बढ़े और शिविर को चारों ओर से घेर ले। इस विशाल बल का एक हिस्सा एक वन रक्षक के नेतृत्व में था, लेकिन रात काली होने के कारण वह रास्ता भटक गया। यही हिस्सा सुल्ताना के भागने के रास्ते को रोकने वाला था, लेकिन पूरी रात वह दिशा ही खोजता रहा। असल में वन रक्षक, जो खुद जंगल में सुल्ताना के साथ रह चुका था, एक समझदार व्यक्ति था। उसे शायद रास्ता भटकने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुल्ताना ने भोज और नृत्य के क्रम में बदलाव की विनती करके पहले ही खुद को जाल से बाहर निकाल लिया था, और वह बहुत पहले ही शिविर छोड़ चुका था। तो जब फ्रेडी और उसके आदमी एक लंबे और कठिन घने जंगल के मार्च के बाद शिविर पहुंचे, वहां उन्हें सिर्फ डरी हुई नर्तकियों का दल, उनके और भी डरे हुए संगीतकार और ठेकेदार के हैरान परेशान दोस्त मिले। रामनगर के जंगलों से सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद सुल्ताना पंजाब की ओर निकल पड़ा था, लेकिन वहां जहां छिपने के लिए कोई जंगल नहीं थे, वह अपने अनुकूल माहौल से बाहर था। कुछ ही दिनों के प्रवास के दौरान उसने लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने लूटे, और फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस के घने जंगलों की ओर लौट आया। पंजाब से लौटते समय उसे गंगा नहर पार करनी थी। इन नहरों पर बने पुल लगभग 4-4 मील की दूरी पर बने हुए थे, और क्योंकि उसकी गतिविधियों की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए जिन पुलों से उसके गुजरने की संभावना थी, वे सभी भारी सुरक्षा में रखे गए थे। इन पुलों से बचते हुए सुल्ताना ने एक ऐसे पुल की ओर रुख किया जिसके बारे में उसकी खुफिया टीम ने बताया था कि वहां कोई चौकसी नहीं थी। रास्ते में वह एक बड़े गांव के पास से गुजरा, जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत की धुनें बजती हुई सुनाई दे रही थी। पूछने पर उसके साथियों ने बताया कि किसी अमीर आदमी के बेटे की शादी हो रही थी। ये सुनते ही सुल्ताना ने आदेश दिया कि उसे उसी गांव ले चला जाए। शादी का समारोह और लगभग 1,000 मेहमान गांव के बीचों बीच एक खुले मैदान में एकत्रित थे। जैसे ही सुल्ताना तेज रोशनी वाले लैंपों की चमक में वहां पहुंचा, उसकी मौजूदगी से हलचल मच गई। लेकिन उसने भीड़ से शांत रहने का अनुरोध किया और कहा कि अगर वे उसके आदेश का पालन करेंगे तो किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसने गांव के मुखिया और दूल्हे के पिता को बुलाया और सबके सामने कहा कि क्योंकि यह समय उपहार देने और लेने का शुभ मुहूर्त था, इसलिए वह मुखिया की हाल ही में खरीदी गई बंदूक अपने लिए चाहता था, और अपने आदमियों के लिए 10,000 रुपये नकद। बंदूक और पैसे तुरंत पेश कर दिए गए, और सुल्ताना ने भीड़ को शुभ रात्रि कहकर अपने साथियों को गांव से बाहर ले गया। अगले दिन उसे पता चला कि उसके साथी पहलवान ने दुल्हन का अपहरण कर लिया था। सुल्ताना को अपनी गैंग के लोगों द्वारा महिलाओं से दुर्व्यवहार बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए उसने पहलवान को कड़ी फटकार लगाई और लड़की को वापस भेज दिया। लड़की को एक उचित उपहार भी दिया गया, ताकि उसके साथ हुए अपमान और असुविधा की भरपाई हो सके। गडरिये की टांग काटने की घटना के बाद सुल्ताना कुछ समय तक हमारे इलाके में ही डटा रहा। वह लगातार अपना डेरा बदलता रहता, और मैं जब जंगल में शिकार पर जाता तो उसके कई पुराने डेरों के स्थान मुझे दिखाई देते। इसी दौरान मुझे एक बेहद रोमांचक अनुभव हुआ। एक शाम मैंने घर से 5 मील दूर एक फायर ट्रैक पर एक शानदार तेंदुए का शिकार किया। क्योंकि शाम काफी ढल चुकी थी और शव को लाने के लिए मजदूरों को बुलाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने वहीं पर उसका चमड़ा उतार लिया और खुद ही उसे लेकर घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचने पर मुझे याद आया कि मैं अपनी पसंदीदा शिकारी छुरी वहीं छोड़ आया था। अगली सुबह मैं अपनी छुरी वापस लेने के लिए निकल पड़ा। जब मैं उस जगह के पास पहुंचा जहां मैंने छुरी छोड़ी थी, तो मुझे जंगल की एक खुली जगह से कुछ दूरी पर एक आग की चमक दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों से इस जंगल में सुल्ताना की मौजूदगी की खबरें लगातार मिल रही थीं, और उसी क्षण मैंने उस आग की जांच करने का फैसला कर लिया।
गिरी हुई सूखी पत्तियों पर भारी ओस होने की वजह से बिल्कुल चुपचाप चलना संभव नहीं था। इसलिए मैं आसपास उपलब्ध झाड़ियों और पेड़ों की ओट में दबे पांव उस आग की तरफ बढ़ा। वो आग एक छोटे से गड्ढे में जल रही थी और करीब 20 से 50 आदमी उसके चारों ओर बैठे हुए थे। पास एक पेड़ से कई बंदूकें टिकी हुई थी, जिन पर आग की रोशनी पड़ रही थी और उनकी नालें चमक रही थीं। सुल्ताना वहां नहीं था, क्योंकि भले ही मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उसका हुलिया मुझे बताया गया था। एक दुबला पतला छोटे कद का जवान, जो हमेशा सेमी मिलिट्री खाकी वर्दी में रहता था। हालांकि ये साफ था कि ये उसी के गिरोह के लोग थे। और अब सवाल ये था, मैं करूं क्या? कालादुंगी के बूढ़े हेड कांस्टेबल और उनके दो बुजुर्ग सिपाही इस काम में किसी काम के नहीं थे। और हल्द्वानी, जहां अच्छी खासी पुलिस मौजूद थी, यहां से 15 मील दूर था। जब मैं अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा था, तो मैंने सुना कि उनमें से एक आदमी कह रहा था कि अब चलने का समय हो गया था। मुझे डर था कि अगर मैं अब पीछे हटने की कोशिश करता तो वह मुझे देख लेते और शायद कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए मैंने कुछ तेज कदम आगे बढ़ाए और खुद को उन आदमियों और उनके हथियारों के बीच में खड़ा कर लिया। जैसे ही मैंने ये किया, आश्चर्य से भरे चेहरों की एक कतार मेरी ओर देखने लगी, क्योंकि मैं थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा था। जब मैंने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे थे, तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, और जो पहले अपने होश में आया, उसने कहा कुछ नहीं। आगे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे बरेली से आए कोयला बनाने वाले थे और रास्ता भटक गए थे। तब मैंने मुड़कर उस पेड़ की ओर देखा और पाया कि जिन्हें मैं बंदूक की नाले समझ रहा था, वे दरअसल कुल्हाड़ियां थीं, जिनके हत्थे लंबे और कठोर इस्तेमाल से चमकदार हो गए थे और आग की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर भीग गए थे और ठंड लग रही थी, और फिर मैं उनके बीच बैठ गया। हमने मेरी सिगरेटें पी और कई बातों पर चर्चा की। फिर मैंने उन्हें उस कोयले बनाने वालों के शिविर का रास्ता बताया, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अपनी छुरी वापस ली और घर लौट आया। लंबे समय तक लगातार उत्तेजना की स्थिति में कल्पना अजीब चालें चल सकती है। मैं जमीन पर एक सांबर के पास बैठा था, जिसे एक बाघ ने मारा था, और मुझे लग रहा था जैसे बाघ आ रहा था और फिर पीछे हट रहा था, पर वह कभी पास नहीं आया। जब तनाव बर्दाश्त के बाहर था, तो मैंने ट्रिगर पर उंगली रखकर पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मेरे सिर के पास एक पत्ते पर एक इल्ली, यानी कैटरपिलर, छोटे छोटे टुकड़े काट रही थी। एक बार फिर, जब रोशनी मध्यम हो रही थी और बाघ के अपने शिकार पर लौटने का समय था, तो मेरी आंख के कोने से मुझे एक बड़ा जानवर आता दिखाई दिया। और जैसे ही मैंने अपनी बंदूक थामी और निशाना साधने की तैयारी की, तो देखा कि एक चींटी एक सूखी टहनी पर चलती हुई मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर पहुंच गई थी। सुल्ताना के बारे में सोचते हुए, चमकदार कुल्हाड़ी के हाथों पर पड़ती आग की रोशनी ने उन्हें मेरी आंखों में बंदूक की नालों में बदल दिया था, और मैं उन्हें दोबारा तब तक नहीं देख पाया जब तक कि वे लोग मुझे ये यकीन नहीं दिला पाए कि वे वास्तव में कोयला बनाने वाले थे। अपने बेहतर संगठन और परिवहन के साधनों के कारण फ्रेडी अब सुल्ताना पर दबाव बनाने लगा था, और इस दबाव को कम करने के लिए डाकू सरगना सुल्ताना ने, जिसकी टोली इस समय तक भगोड़ों और गिरफ्तारियों के कारण काफी कम हो गई थी, अपने साथियों को लेकर जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित पीलीभीत की ओर रुख किया। वहां वे कुछ महीनों तक रुका, गोरखपुर तक छापेमारी करता रहा और सोने का भंडार इकट्ठा करता रहा। जब सुल्ताना हमारे इलाके के जंगलों में वापस लौटा, तो उसे पता चला कि रामपुर रियासत की एक अत्यंत धनी नर्तकी हाल ही में लामाचौर गांव के मुखिया के साथ रहने लगी थी। ये गांव हमारे घर से 7 मील की दूरी पर था। संभावित डकैती की आशंका से सतर्क होकर मुखिया ने अपने 30 किसानों की एक सुरक्षा टोली बना ली थी, परंतु ये टोली निहत्थी थी। जब सुल्ताना वहां पहुंचा, तो उसके लोग अभी घर को पूरी तरह घेर भी नहीं पाए थे कि वे नर्तकी पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और अपने सारे गहनों के साथ रात के अंधेरे में भाग निकली। इसके बाद सुल्ताना ने मुखिया और उसके सभी किसानों को आंगन में इकट्ठा कर लिया। जब उन्होंने उस लड़की के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, तो सुल्ताना ने आदेश दिया कि उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए सबको बांधकर पीटा जाए। इस आदेश का एक किसान ने विरोध किया। उसने कहा कि सुल्ताना उसके और बाकी किसानों के साथ जो चाहे कर सकता था, लेकिन मुखिया को बांधकर पीटना उसका अपमान होगा।
और ये सुल्ताना को शोभा नहीं देता। इस पर उसे चुप रहने का आदेश दिया गया। पर जैसे ही डकैतों में से एक आदमी रस्सी लेकर मुखिया की ओर बढ़ा, उस निडर किसान ने एक झोपड़ी से बांस का एक टुकड़ा खींचा और डकैत पर टूट पड़ा। गिरोह के एक सदस्य ने उसकी छाती में गोली मार दी, लेकिन यह डर था कि गोली की आवाज से आसपास के गांवों के सशस्त्र लोग सतर्क हो सकते थे। इसलिए सुल्ताना ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जाते जाते वे मुखिया का नया खरीदा हुआ घोड़ा भी साथ ले गया था। अगली सुबह मुझे उस बहादुर किसान की हत्या के बारे में पता चला। मैंने अपने एक आदमी को लामाचोर गांव भेजा ताकि ये पता लगाया जा सके कि मृतक अपने पीछे कौन कौन से परिजन छोड़ गया था। साथ ही मैंने एक और आदमी को एक खुला पत्र देकर आसपास के सभी गांवों के मुखियों के पास भेजा, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि क्या वे उस किसान के परिवार की सहायता के लिए एक फंड बनाने में मेरा साथ देंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरी इस अपील पर जो प्रतिक्रिया मिली वह बेहद उदार थी, क्योंकि गरीब लोग हमेशा दिल से दयालु होते हैं। लेकिन वे फंड कभी इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने अपने मुखिया के लिए अपनी जान दे दी थी 20 साल पहले नेपाल से आया था। ना तो उसके किसी मित्र ने और ना ही नेपाल में की गई मेरी खोजबीन से ये पता चल सका कि उसकी कोई पत्नी या संतान थी। इस घटना के बाद ही मैंने सुल्ताना को पकड़ने में फ्रेडी की मदद करने का निमंत्रण स्वीकार किया, और 1 महीने बाद मैं हरिद्वार में स्थित उसके मुख्यालय में उससे जा मिला। मिर्जापुर के कलेक्टर के रूप में अपने 18 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विंडियम ने वहां के जंगलों में रहने वाले कोल और भुइयां जनजातियों से 10-10 लोगों को अपने साथ रखा था, जो बाघों के शिकार में उसकी सहायता करते थे। इन 20 में से जो 4 सबसे योग्य और निडर शिकारी थे, जो मेरे पुराने मित्र भी थे, उन्हें अब विंडियम ने फ्रेडी की सहायता के लिए भेज दिया था। मैं जब हरिद्वार पहुंचा तो वे चारों मेरे स्वागत के लिए पहले से वहां मौजूद थे। फ्रेडी की योजना ये थी कि मैं और मेरे 4 साथी मिलकर पहले सुल्ताना का पता लगाएं, और जब हम ये कर लें तो फ्रेडी की सेना को एक ऐसे स्थान तक ले जाएं जहां से उस पर हमला करना सुविधाजनक हो। इन दोनों कार्रवाइयों को पहले से बताई गई वजहों के चलते रात के समय ही अंजाम देना था। लेकिन सुल्ताना बेचैन था। शायद ये सिर्फ घबराहट थी, या हो सकता है उसे फ्रेडी की योजनाओं की कोई पूर्व सूचना मिल गई हो। जो भी कारण रहा हो, वह कभी भी एक ही स्थान पर पूरे दिन नहीं रुकता था और अपनी टोली के साथ रात के समय लंबी दूरियां तय करता था। मौसम अत्यंत गर्म था, और अंत में कुछ न करने से ऊब कर मैंने और मेरे 4 साथियों ने एक युद्ध परिषद यानी वॉर काउंसिल बुलाई। इस विचार विमर्श का परिणाम ये निकला कि उसी रात खाने के बाद, जब फ्रेडी आराम से बरामदे के एक ठंडे हिस्से में बैठे थे जहां किसी के हमें सुनने की कोई संभावना नहीं थी, मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि ये खबर फैलाई जाए कि विंडियम ने बाघ के शिकार के लिए अपने लोगों को वापस बुला लिया था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। हमारे लिए हल्द्वानी तक के टिकट खरीदे जाएं और फ्रेडी स्वयं हमें हरिद्वार स्टेशन से रात की ट्रेन में बिठाकर रवाना करें। लेकिन योजना के अनुसार ट्रेन के पहले ही स्टेशन पर जैसे ही वे रुके, फ्रेडी द्वारा दिए गए हथियारों से मेरे चारों साथी और मैं अपनी राइफल के साथ ट्रेन से उतर जाएं। इसके बाद हमें पूरी स्वतंत्रता हो कि सुल्ताना को मौका मिलने पर जिंदा या मरा हुआ पकड़कर लाएं। फ्रेडी ने मेरी योजना सुनने के बाद बहुत देर तक आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे। अचानक उन्होंने बैठते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों का जिम्मेदार हूं और इस पागलपन भरी योजना को मंजूरी नहीं दे सकता। उनसे बहस करना व्यर्थ था, इसलिए अगले ही दिन हम चारों आदमी अपने अपने घर लौट आए। ये मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा, और फ्रेडी का इनकार करना पूरी तरह से सही था। हम पांचों की कोई आधिकारिक स्थिति नहीं थी, और अगर हमारी इस कोशिश में कोई गड़बड़ हो जाती तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता था। जहां तक बाकी बातों की बात थी, तो न सुल्ताना की जान को खतरा था और न हमारी, क्योंकि हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर सुल्ताना को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता तो उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा, और हम लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने में सक्षम थे। 3 महीने बाद, जब मानसून पूरे जोर पर था, फ्रेडी ने मुझे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हर्बर्ट को और तेराई व भाबर के फ्रेड एंडरसन को हरिद्वार बुलाया। वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि फ्रेडी ने सुल्ताना के स्थायी डेरे का पता लगा लिया था।
जो नजीबाबाद के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित था। वह चाहता था कि हम उसके साथ मिलकर उस डेरे को चारों ओर से घेरें, और अगर सुल्ताना घेरा तोड़कर भागने की कोशिश करे तो उसका रास्ता रोक दें। हर्बर्ट, जो एक मशहूर पोलो खिलाड़ी थे, को उन 50 घुड़सवारों की टुकड़ी की कमान सौंपी गई थी, जिनका काम सुल्ताना को भागने से रोकना था। वहीं एंडरसन और मैं फ्रेडी के साथ रहकर घेरे को बनाने में मदद करने वाले थे। इस समय तक फ्रेडी को सुल्ताना की खुफिया व्यवस्था की कुशलता में कोई संदेह नहीं रह गया था, इसलिए फ्रेडी के दो सहायकों और हम 3 लोगों को छोड़कर किसी को भी इस छापेमारी की योजना की जानकारी नहीं दी गई थी। हर शाम पूरी तरह से हथियारबंद पुलिस बल को एक लंबी अभ्यास परेड के लिए भेजा जाता था, जबकि हम चारों भी उतना ही लंबा टहलने के बहाने निकलते और अंधेरा होने के बाद अपने डाक बंगले लौट आते। रात को जब आमतौर पर पुलिस दल रेल लाइन को पार करते हुए मार्च किया करते थे, उस रात वे हरिद्वार के मालगाड़ी यार्ड से होकर एक साइडिंग तक पहुंचे, जहां इंजन और ब्रेक वैन से जुड़ी एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, जिसके दरवाजे स्टेशन भवन की विपरीत दिशा में खुले थे। जब हम पहुंचे तो अंतिम दरवाजा बंद किया जा रहा था, और जैसे ही हम गार्ड की वैन में चढ़े, ट्रेन बिना कोई सीटी दिए चुपचाप चल पड़ी। शक की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए हर संभव सावधानी बरती गई थी। यहां तक कि सिपाहियों का खाना उनकी लाइनों में ही पकाया गया था। हम अंधेरा होने के 1 घंटे बाद निकले थे। रात 9 बजे ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच जंगल के बीचों बीच रुकी, और हर डिब्बे में आदेश पहुंचाया गया कि सभी सिपाही उतर जाएं। जैसे ही ये आदेश पूरा हुआ, ट्रेन फिर से चल पड़ी और वहां से आगे बढ़ गई। फ्रेडी की कुल 300 लोगों की टुकड़ी में से जो 50 घुड़सवार हर्बर्ट के नेतृत्व में भेजे गए थे, हर्बर्ट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन कैवलरी के साथ फ्रांस में सेवा दी थी। उन्हें एक रात पहले ही रवाना कर दिया गया था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे एक लंबा चक्कर लगाकर उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके घोड़े पहले से तैयार खड़े थे। मुख्य टुकड़ी, जिसमें 250 जवान थे और जिसका नेतृत्व फ्रेडी और एंडरसन कर रहे थे, जबकि मैं सबसे पीछे चल रहा था, एक ऐसे डेस्टिनेशन के लिए निकली जो बताया गया था कि करीब 20 मील दूर था। पूरे दिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, और जब हम ट्रेन से उतरे तब भारी बारिश हो रही थी। हमारा मार्ग बहुत जटिल और सोचा समझा था। पहले 1 मील उत्तर की ओर, फिर 2 मील पूर्व की ओर, फिर 1 मील उत्तर की ओर, इसके बाद 2 मील पश्चिम की ओर, और अंत में फिर उत्तर दिशा में आगे बढ़ना था। मुझे मालूम था कि दिशा में बार बार किए जा रहे ये बदलाव आसपास के उन गांवों से बचने के लिए थे जहां सुल्ताना के लोग पहले से तैनात थे, और इस रणनीति को कितनी कुशलता से अंजाम दिया गया था, इसका प्रमाण ये था कि रास्ते में किसी भी गांव का कुत्ता, जो दुनिया का सबसे चौकस पहरेदार होता है, हम पर नहीं भौंका। घंटों तक मैं लगातार भीगती बारिश में चलता रहा, उन 250 भारी भरकम जवानों के पीछे, जो नरम जमीन पर गहरे गड्ढे छोड़ते जा रहे थे, और जिनमें हर दूसरे कदम पर मेरा पांव घुटनों तक धंस जाता। मीलों तक हम उस हाथी घास के बीच से गुजरे, जो मेरे सिर से भी ऊंची थी, और ऐसी कीचड़ भरी, गड्ढेदार और फिसलन भरी जमीन पर संतुलन बनाए रखना तब और भी मुश्किल हो गया, जब एक हाथ से मुझे अपनी आंखों को उस घास से बचाना पड़ रहा था, जो उस तरह की तरह हमारे बदन को काट रही थी। मैं पहले भी कई बार फ्रेडी की एनर्जी और मजबूत इरादतों पर हैरान हो चुका था, मगर उस रात जैसा कभी नहीं। सच है कि वह ठोस जमीन पर चल रहा था, जबकि मैं दलदल में। फिर भी वह मुझसे ज्यादा वजन उठाए हुए था, और पूरी टुकड़ी बिना एक भी विराम के निरंतर आगे बढ़ती रही थी। हमने रात 9 बजे यात्रा शुरू की थी। रात 2 बजे मैंने एक वर्बल मैसेज आगे भिजवाया, ये पूछने के लिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे थे क्या। ये संदेश इसलिए भेजा क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से अपनी मूल दिशा उत्तर को छोड़कर पूर्व की ओर चल रहे थे। काफी देर बाद जवाब आया कि कैप्टन साहब कह रहे हैं सब ठीक है। इसके 2 घंटे बाद, जब हम कभी घने पेड़ों और झाड़ियों से भरे जंगल में, तो कभी ऊंची घास के मैदानों से होकर गुजर रहे थे, मैंने एक और संदेश फ्रेडी को भिजवाया कि वे लाइन को रोक दें, क्योंकि मैं खुद आगे जाकर उनसे बात करना चाहता था।